स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ, आक्रोशित हूँ। सबसे ज़्यादा विवेकशील, चिंतनशील, बुद्धिमान हम मनुष्य जाति प्रजाति। परंतु हम किधर जा रहे हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित हैं? जिस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं, जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत डर लगता है हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है। आधी आबादी खतरे में है और खतरे की वजह भी बाकी की आधी आबादी है। दोस्तों, क्या वजह है कि हमारी यंग जनरेशन, युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? क्यों हम भटक रहे हैं? क्यों हम आक्रामक हो रहे हैं? क्यों हम अश्लील हो रहे हैं? वजह ढूंढनी होगी। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की अंकिता भंडारी बहन, जो कि श्रीनगर पौड़ी की थी, उनके साथ अभी कुछ दिनों पहले जघन्य अपराध हुआ। फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये पता चला कि उनका मर्डर हुआ है, लेकिन आशंका ये भी है कि उनके साथ सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, इससे भी खतरनाक जघन्य अपराध उनके साथ हुआ है। जिस तरह से उनको मारा गया है वो जघन्य है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी सज़ा दी जाए कम ही है। दोस्तों, आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ सालों पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, बहुत भयभीत, डराने वाला था, लेकिन चलो उन्हें फांसी हुई। हर देश में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए, परंतु मैं ये कहूँगा, सज़ा के साथ साथ सज़ा तो एक तरह से प्रतिक्रिया है, उपचार के रूप में आजमाया गया एक विकल्प है। ऐसी घटना ही ना हो, प्रतिक्रिया ही ना देनी पड़े, ऐसा क्या करना चाहिए हमें इस समाज में कि इस तरह की घटनाएं हों ही नहीं। कोई भी माता या बहन यदि ज़रा भी असुरक्षित महसूस करती है, कहते हैं उनके अंदर सिक्स सेंस होता है, तो यदि उनकी सिक्स सेंस को ये लगता है कि किसी अमूक पुरुष के साथ उनके जीवन को खतरा है, उनकी अस्मिता को खतरा है, तो उन्हें जमकर प्रतिरोध करना चाहिए। कहते हैं नो मीन्स नो। पहली बार जब उनको यह एहसास होता है कि कुछ दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, उनको सजग हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद मेरा यह है कि जो घटना हुई है, ऐसी घटना दोहराई ना जाए। ऐसे क्या किया जाए? हमारी आदत होती है कि हम सब कुछ, सारा दोष सरकार पे मढ़ देते हैं। अपनी जगह में सरकार भी दोषी हो सकती है, सरकार दोषी है यदि दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है, यदि महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं हैं तो सरकार भी दोषी है। यदि दोषी जो कारक है उस घटना को अंजाम देने का, यदि वो खुलेआम घूम रहा है, उसे किसी तरह की सज़ा नहीं मिली है, सरकार पूर्ण रूप से दोषी है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी घटना ना हो तो पूरे समाज को जागरूक होना होगा, सजग रहना होगा। हमें सिर्फ पुलिस शासन और प्रशासन के ही भरोसे नहीं बैठना होगा। जब आपके साथ इस तरह की घटना पहली बार हो और आपको एहसास हो रहा हो कि आप खतरे में हैं, आपको वहीं से सावधान हो जाना चाहिए। आपको अपने शुभचिंतकों, इष्ट मित्र जनों, परिवारजनों, ये जिनको भी आप समझते हैं कि आपको उनके साथ ये सारी बातें साझा करनी चाहिए, आपको साझा करनी चाहिए। ये बात मैं ख़ास तौर से बहनों के लिए बोल रहा हूँ, माताओं के लिए बोल रहा हूँ। आपको यदि खतरे का एहसास होता है तो आप अपने घर में बात कीजिए, चुप ना रहिए, अपनी चुप्पी तोड़िए। आप जब तक चुप रहेंगे तब तक अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। बहनों, आपके लिए एक सुझाव और है कि आप जहाँ भी जाते हैं, एक तो घर में बता करके जाइए और अपना लोकेशन हमेशा ऑन रखिए, जिससे कि आपके भाई बहनों को, मम्मी पापा को, आपके दोस्तों को पता रहे कि आप कहाँ पर हैं, आपकी लोकेशन कहाँ दिखा रहा है आपका फ़ोन। इसके अलावा यदि आप किसी और के ऑटो में, टाटा सुमो में या किसी भी गाड़ी में आप बैठ कर के आते हैं तो उसका नंबर प्लेट का आप स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रखिए। हो सके तो उस ड्राइवर का फ़ोन नंबर भी आपको अपने पास रखना चाहिए और अपने निकटस्थ रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेज देना चाहिए कि आप किस गाड़ी में बैठ कर के आ रहे हैं। सज़ा देने से आप जो फसल का जो ऊपरी पार्ट है उसको आधा काट रहे हैं। उस आधे काटने का मतलब ये नहीं कि दोबारा से वो जो जिस पेड़ को, जिस खराब नस्ल को, जिस खराब फसल को आप काट रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो समूल उसका नाश होगा। ऐसा क्या किया जाए कि वो बीज ही ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, उसकी प्रजाति, वो जो असामाजिक तत्व हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, जैसे कि हम पोलियो को समाप्त करने के लिए हमने पोलियो ड्रॉप इजाद की, जैसे कि जितने भी रोग अभी तक आए हैं, जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ, कोरोना को समूल नाश करने के लिए जो भी कोरोना वैक्सीन बनी, तो ऐसी जघन्य अपराधियों के खिलाफ क्या किया जाए कि अपराधियों की नई पौध तैयार ही ना हो। दोस्तों, अपराध हो जाने के बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जब अपराध हो जाए तो उसके बाद तो सिर्फ सज़ा, कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, कोई भी दागी छूटे नहीं। लेकिन ये अपराध ही ना हो तो ऐसी मानसिकता कैसी तैयार की जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूँ कि जो भी अपराधी होते हैं, इनका अपराध अपने घर से शुरू होता है। उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो दोस्ती है, उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, इस तरह का माहौल नहीं दे पाते वो कि जिस तरह से उनका चरित्र का निर्माण हो, सुदृढ़ और समाज के अनुकूल चरित्र का निर्माण हो, ऐसा माहौल उसके माँ बाप नहीं दे पाते हैं। अपराध का किसी के हृदय में जन्म ही ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप को ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भी अपराधी का दिल एक तरह से वो ज़मीन है जहाँ की पौधा पनपता है अपराध का। तो माँ बाप को अपनी औलाद का दिल ऐसा बना देना चाहिए कि वहाँ किसी भी किस्म के अपराध रूपी बीज का जन्म ही ना हो। अब क्या किया जाए? स्कूलों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, माँ बाप की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद को कैसा माहौल देते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ साथ स्कूल की भी जिम्मेदारी है। देखिए, आपका बच्चा वो सीखता है जो करते हुए आपको देखता है। कभी ऐसा हो भी सकता है कि माँ बाप बड़े आदर्श किस्म के हैं, परंतु अपने बेटे को, अपनी औलाद को आदर्श का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि शायद उनको पता नहीं कि हमें एक औलाद को किस तरह का गाइडेंस देनी चाहिए। खुद माँ बाप अपनी उम्र पे, अपनी जवानी में
एक आदर्श नागरिक रहे हैं, आदर्श पुत्र रहे हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि अपनी औलाद को वैसे संस्कार, वैसी शिक्षा दे पा रहे हों जैसे वो खुद रहे हैं, जो कि समाज के अनुकूल हो। ऐसे में माँ बाप को ट्रेंड होना होगा, माँ बाप को ट्रेंड करना होगा कि वो अपनी औलाद को भी वैसे ही समाज के अनुकूल ट्रेंड कर सकें। दोस्तों, अपराध हर समय हर काल में हुए हैं, लेकिन अब जो अपराध हो रहे हैं उनकी कोटि बिल्कुल अलग किस्म की, जघन्यतम अपराध हो रहे हैं। हम कहते हैं कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होगा। नहीं दोस्तों, हमें इसको बदलना होगा, हमें इसको बदलने का प्रयास करना होगा। आज से 25-30 साल पहले हमारे पास एक बुक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा जिसका नाम हुआ करता था। उस बुक को हम पढ़ते थे। हालांकि ये जो नैतिक शिक्षा की जो किताब हुआ करती थी, ये हमारा ऐच्छिक विषय हुआ करता था। हमारे हिंदी में या संस्कृत के साथ ही इसे भी पढ़ाया जाता था। हालांकि उस किताब की महत्ता परीक्षा में अंक लाने के हिसाब से नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमें उसको पढ़ने में आनंद आता था। उन कहानियों को पढ़ने में हमें एक सीख मिलती थी। कई बार अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ाता था, परंतु हम घर में पढ़ते थे, हमें हमारे माँ बाप पढ़ा दिया करते थे उस कहानी को, और उस कहानी की किताब में जितना लिखा रहता था उससे भी ज़्यादा हमें सिखा दिया करते थे। मुझे याद है, मेरी माँ, मेरे पिताजी नैतिक शिक्षा की किताब से हमें पढ़ाया करते थे, और जितना उस किताब में लिखा रहता था उससे संबंधित और भी ज़्यादा जानकारी उस कहानी के विषय में दे दिया करते थे। कुछ कहानियाँ जैसे कि भगवान परशुराम की कहानी, कि किस तरह से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता का त्याग कर दिया था। हमें गणेश जी की कहानी पढ़ने को मिलती थी कि किस तरह से माता की आज्ञा का पालन करने के लिए गणेश भगवान अपने पिता शिव परमात्मा से लड़ पड़े थे, अपनी जान की बाजी लगा करके। हमें पितामह भीष्म की अखंड प्रतिज्ञा का एक पाठ था हमारे पास, जिसको पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती थी कि हमें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे पात्र अपनी जगह पर सही थे या गलत थे, लेकिन इन सभी ऐतिहासिक चरित्रों का हमारे मानस पटल पर, हमारे दिल पर अमिट प्रभाव पड़ता था। तो दोस्तों, इस तरह की नैतिक किताबें, नैतिक शिक्षा की पुस्तकें हम पढ़ा करते थे कि कोई इंसान यदि न्यायप्रिय रहता है तो समाज में उसका कैसा नाम होता है। समाज में कोई चोरी डकैती में ना डूबे, या जिसको किसी तरह का लोभ ना सता सके, ऐसे इंसान का समाज में कितना बड़ा नाम होता है, ये सब कुछ हम किताब में पढ़ते थे। किस तरह से एक न्यायप्रिय इंसान का समाज में नाम होता है, ये सब जब हम किताबों में पढ़ते थे तो हमें खुद वैसा जीवन जीने का मन करता था। हमें एक सीख मिलती थी ईमानदार बने रहने की। आज उसी चीज़ के दोहराव की आवश्यकता है। इन सभी ऐतिहासिक चरित्रों का हमारे मानस पटल पर अमिट प्रभाव पड़ता था। हम वैसे ही बनने की कोशिश करते थे, अपने जीवन को उतना पवित्र, उतना सादा रखने की कोशिश हम किया करते थे। कई सारे ऐसी महापुरुषों की कहानियां हमारे पास हुआ करती थी जिन्होंने कि त्याग किया, जो मित्रता की मिसाल बने। तो हमें ये पता चलता था कि हमें दोस्ती में दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने भाईचारा का पालन करनी चाहिए। ऐसी कहानियां हमारे पास पढ़ने को हुआ करती थी और हमें बहुत अच्छा लगता था। एक से बढ़कर एक कहानियां हुआ करती थी। समय बीता, पाठ्यक्रम बीता, और हमारी जो नैतिक शिक्षा की वो बुक थी वो भी हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई। कंपटीशन के युग में, कंप्यूटर के युग में हमारे पास वो विषय लाद दिए गए जो कि एक अच्छे संस्कारी जीवन, इस समाज में रहने लायक जीवन जीने के लिए चरित्र निर्माण की जो जरूरत थी वो विषय हटा दिया गया, और कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित किताबें हम पर लाद दी गई।
इनसे हमें रोजगार तो मिल गया, लेकिन हमारे चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया। हमारा चरित्र जिसको कि सही प्रेरणा देकर के, सही आदर्श देकर के, सही उदाहरण बता करके जिस चरित्र का निर्माण किया जाना था वो नहीं हो पाया। हमने सीखा पैसा कमाना, अच्छी नौकरी पाना। आप बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे, लेकिन आपका चरित्र खतरे में पड़ गया, आपका समाज खतरे में पड़ गया, क्योंकि वो शिक्षा विलुप्त होती रही। वो शिक्षा ना स्कूल और अध्यापकों से मिल पाई और ना वो शिक्षा माँ बाप अपनी औलाद को दे पाए। माँ बाप के पास वजह है कि वो दिन भर काम में बिजी हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर वो थोड़ा कम कमाएंगे तो उनका पड़ोसी उनसे आगे निकल जाएगा। अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ उनको अपने मुख से अपने बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए थी, नैतिक कहानियाँ, जहाँ उनको अपने चरित्र का निर्माण करके अपनी औलाद को सिखाना चाहिए था, अपना आदर्श रूप दिखाना चाहिए था, क्योंकि बच्चा वो फॉलो करता है जो वो करते हुए देखता है। सिर्फ मुंह से बोल करके कुछ नहीं होगा, माँ बाप को खुद प्रयोगात्मक रूप से अपने आप को दिखलाना पड़ेगा, अपना आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा कुछ सीखता है। ऐसे नहीं कि माँ बाप बोल रहे हैं बेटा झूठ बोलना पाप हो, लेकिन जब लाइव उदाहरण सामने देखने को मिले तो माँ बाप झूठ बोल रहे हो कि बेटा अंकल जी को बोल दो कि पापा घर में नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है, क्योंकि पापा और मम्मी अंदर है। तो बच्चा, आपने जो मुंह से उसको सिखाया है उसको इतना ग्रहण नहीं करता जितना कि वो आपको करते देखता है। आपको खुद अपना चरित्र सुदृढ़ रखना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे कि बालक का चरित्र का निर्माण हो। खुद जब हम त्याग करते हैं, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि हम गलत रास्ते पर आसानी से चल लेते हैं। गलत रास्ते पर चलना हमें आसान लगता है। हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, हम लालचों में, पंच विकारों में डूब जाते हैं, क्योंकि पंच विकारों में डूबना आसान लगता है, वो आनंददायक लगता है। सुदृढ़ चरित्र निर्माण के रास्ते पे चलना हमें बहुत कठिन लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन खुद हम वैसे नहीं हैं। आप यदि चाहते हो कि आपका लड़का समाज के हिसाब से उसका विकास हो, तो आपको खुद का चरित्र उसी तरह से प्रयोगात्मक रूप से दिखाना पड़ेगा। अपराधों को यदि समाज से खत्म करना है तो आपको नैतिक शिक्षा के जीवंत उदाहरण देने पड़ेंगे। समाज में जिन महापुरुषों का चरित्र बहुत उत्तम है, उनको आपको पुरस्कृत करना चाहिए, जिसे देख करके आपकी औलाद भी वैसा बनना चाहे। माँ बाप को अपने व्यस्त समय से समय निकालकर अपनी औलाद को समय देना होगा। देखना होगा कि ये कर क्या रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं। आपने अपनी औलाद को सारी सुख सुविधाएं दे करके इस योग्य तो बना दिया है कि वो एक बढ़िया नौकरी पा सके, ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी पा सके, परंतु आप अपनी औलाद का वो चरित्र नहीं बना पाए कि जिससे कि वो आपका नाम रोशन कर सके। ऐसी औलाद का क्या करना दोस्तों, कि जो पैसे तो कमा रही है लेकिन आपकी नाक जिसने कटवा दी। आज अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं, उनके माँ बाप को शर्म आ रही होगी कैसी औलाद उन्होंने पैदा करी। आज जितने भी उन दोषियों के नाते रिश्तेदार होंगे, सब मुंह छुपाते फिर रहे होंगे। तो क्यों ना समय रहते ऐसी औलाद को काबिल बनाया जाता, जो कि समाज को बढ़ाने में अपना योगदान देते, समाज में शर्म का कारण नहीं होते, समाज में भय का कारण नहीं होते, और किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बहन के लिए किसी भी तरह की असुरक्षा नहीं होती। किसकी जिम्मेदारी है ये? दोस्तों, मेरा मानना ये भी है कि हर परिवार में बहन बेटी ज़रूर होनी चाहिए। जिस परिवार में बहन बेटी होगी, उस परिवार के पुरुष, उस परिवार के भाई अपना व्यवहार थोड़ा संयमित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी भी बहन होती है। एक बार उनके दिल दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि हमारी भी बहन है। दोस्तों, मैं सच्चे दिल से
अंकिता बहन के परिवार के साथ हूँ। परमात्मा उनके परिवार को शीघ्र न्याय दे, पर अंकिता के परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला मिले, साथ ही समाज को सीख मिले कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इन घटनाओं को रोकना चाहिए कि ताकि फिर किसी अंकिता के इस तरह की घटना का दोहराव ना हो पाए। दोस्तों, विचार कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। आप किस तरह से इस समाज को अनुकूल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।